हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले जो दोस्तों हम लोग 80 प्रश्नों का एक सेट देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखें तो प्लीज़ जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या प्लेलिस्ट में जा करके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम लोग आज भी दोस्तों 80 प्रश्न ही केवल सॉल्व करेंगे और ये 80 प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट जितने प्रश्न हैं बस इसका आंसर देखते हुए हम लोग यहाँ पे चलेंगे और 80 प्रश्नों को हम लोग टच करेंगे जल्दी से, क्योंकि जल्दी से अधिक प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि इस तरह के ही प्रश्न जो है कि एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है, किसने मगध की राजधानी राजगृह में पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। देखिए जो मगध की जो राजधानी है दोस्तों, कह रहा है कि वो कौन सा शासक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। तो देखिए ये जो राजगृह से पाटलिपुत्र जो राजधानी मगध की स्थानांतरित की वे था दोस्तों उदयन। और उदयन जो दोस्तों किसका पुत्र था, ये पुत्र था अजातशत्रु का, अजातशत्रु, ठीक है अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। और इसने ही क्या मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो इसको याद रखेंगे, उदयन इसमें सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं, दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया, ये कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो अशोक के स्तंभ से उत्कीर्ण किए गए जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में है शेर, उसका मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया दोस्तों, वो सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। ठीक है, और सारनाथ से ही अशोक स्तंभ से ट्रिक जो है कि लिया गया था, जो चिन्ह है उसको लिया गया था। तो इसका जो है कि आंसर यही हो जाएगा। 3 देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है। तो अगर मूल रूप अगर पूछा जाए कि मूल रूप ऋग्वेद का कौन सा है भाषा का, तो ये 4 का जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेद जो है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, क्योंकि वैदिक जो है वैदिक काल का है और वैदिक काल में दोस्तों संस्कृत बहुत प्रचलित था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। राजपूताना निम्न में से किन राज्यों में से एक अकबर के संप्रभुता स्वीकार नहीं की। ये कौन से दोस्तों राजपूताना थे जिन्होंने अकबर की स्वाधीनता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अकबर के आगे उसने अपने घुटने नहीं टेके। तो वो दोस्तों जो समय था वो समय था कितना, 1576 से लेकर के 1586 के समय। उस समय एक मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, वो जो है कि इनकी संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, ये मेवाड़। और वो मेवाड़ के जो राजा थे दोस्तों वे थे महाराणा प्रताप। कौन, महाराणा प्रताप। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं घास की रोटी खा लूंगा लेकिन उनकी स्वाधीनता को स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसका जो है कि आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी। अब आगे चलते हैं और 6 नंबर को देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया। देखिए जो अंग्रेज हैं दोस्तों वो सर्वप्रथम जो अपना कारखाना कहाँ स्थापित किए, तो वो अपना सर्वप्रथम कारखाना 1613 ईस्वी में कहाँ, सूरत में। अपने सबसे पहले सूरत में उन्होंने कारखाना खोला दोस्तों। तो ये अगर डेट पूछे तो 1613 में, तो सूरत आंसर यानी डी हो जाएगा। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासन के दौरान भारतीय मुगल चित्रों का उद्गम हुआ। देखिए चित्रकारी किसके समय में जो है कि उद्गम हुआ, उसी को यहाँ पूछ रहा है। तो अगर 7 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो अगर बात किया जाए तो ये जो हमारे हुमायूं थे, ठीक है ये मुगल काल के जो हुमायूं था, ये जो है इसी के काल में चित्रों का जो है कि दोस्तों उद्गम हुआ और चित्रकारी कला जो है कि प्रसिद्ध हुई किसके समय में, हुमायूं के समय में। अब आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी कब जो है कि पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था। तो देखिए मोहम्मद गोरी जो था दोस्तों वो 1191 तराइन का प्रथम जो युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, उसमें जो है कि पृथ्वीराज तृतीय से ये क्या हो जाते हैं, मोहम्मद गोरी पराजित हो जाते हैं। फिर जाकर के दोस्तों 1192 ईस्वी में, किसने, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी क्या करता है, पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है। ठीक है,
तो ये जो है कि यहाँ का आंसर हो जाएगा कौन, 1191। तो डी इसमें, सॉरी इसमें बी आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला जो है कि प्रश्न देखते हैं यहाँ से 9 वाले प्रश्न को। ठीक है, जैसा कि दोस्तों मैं बताया हूँ कि ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली जो है कि प्रश्नों को ही देखते चले जाएंगे। तो यहाँ जो है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अगला जो है कि प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मध्य युगीन भारत के किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोडवे यानी जीटी रोड बनाने का रूप में जाना जाता है? किसने जीटी रोड बनवाया था? तो वो थे दोस्तों शेरशाह सूरी। अब आगे देखेंगे, भारत में अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो अगर 10 नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों ये जो भारत में अली बंधु थे, शौकत अली, मोहम्मद अली और खिलाफत आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। क्या किया? खिलाफत आंदोलन का। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखेंगे, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए एक अंग्रेज था वैलेंटाइन सिराले, वैलेंटाइन सिराले नाम के, ठीक है, वैलेंटाइन सिराले नाम का एक ब्रिटिश था, वो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का पिता कहता था। ठीक है, तो यानी भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था दोस्तों? तो वो कहा था वैलेंटाइन सिराले ने। ये वैलेंटाइन सिराले ने ही उनको क्या कहा था? असंतोष का पिता। ठीक है, अब आगे चलते हैं और 12 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ठीक है, जब देखिए 1939 का समय था दोस्तों, और उस समय दोस्तों 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? कांग्रेस को छोड़ दिए। और कांग्रेस को छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जो है कि अपना दल बनाया और उनके दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, एक जो है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की किसने? ये आपके सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है कि कौन सी घटना कब जो की हुई थी। अगर सबसे बात किया जाए दोस्तों तो सबसे पहले अगर नील विद्रोह दिया है पहला पे, दूसरा पे संथाल विद्रोह, तीसरा पे दक्कन और चौथा पे सिपाही विद्रोह। तो अगर बात किया जाए दोस्तों तो सबसे अगर क्रम में बात किया जाए तो सबसे पहले 2 वाला हुआ था, यानी संथाल विद्रोह सबसे पहले हुआ था। और संथाल विद्रोह के बाद दोस्तों आपका हुआ था सिपाही विद्रोह, और सिपाही विद्रोह के बाद आपका हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद तीसरे नंबर का हुआ था आपका दक्कन दंगे। ठीक है, तो इसका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा? 4-2-1-3। तो 4-2-1-3 देखेंगे इसमें कौन सा है? 4-2-1-3 यानी पहले वाला आंसर है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 14 नंबर में देखेंगे, 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। देखिए ये जो 1917 में है, तो अगर 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा के लिए, यानी जो खेड़ा है दोस्तों वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। कब? 1918 में। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था और उस समय गांधी जी गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? किसानों के बढ़े हुए लगान के विरुद्ध आंदोलन था। किसानों के प्रति क्या था? जो लगान बढ़ा दिए गए थे, उसी समय जो है कि इसका ये आयोजन किया गया था। और ये कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिले में। और ये जो है कि कब आरंभ हुआ था? 1918 में दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखेंगे 15। असहयोग आंदोलन कब जो है कि वापस ले लिया गया? असहयोग आंदोलन, ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों तो 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि 4 फरवरी 1922 में, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा जो कांड हो गया था दोस्तों, वहाँ पे 22 अंग्रेज पुलिसकर्मियों को थाने में ही जिंदा जला दिया गया था। और इससे दुखी हो करके महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में, यानी 4 फरवरी 1922 वाली घटना को उससे प्रेरित होकर, दुखी होकर उन्होंने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? गांधी जी ने वापस ले लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 16 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही जोड़ा बनाना है। ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था दोस्तों? आपका मिलाना है यहाँ पे। और युवा बंगाल आंदोलन किसने किया था? और रामकृष्ण मिशन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों, अगर ब्रह्म समाज की बात किया जाए तो देखिए ब्रह्म समाज जो था इसमें केशव चंद्र सेन का था। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो थे दोस्तों ब्रह्म समाज से संबंधित थे।
और युवा बंगाल आंदोलन जो था दोस्तों वो हेनरी लुइस विलियम का था, ठीक है। तो बंगाल युवा मिला देंगे 3 से। अगर रामकृष्ण मिशन की बात किया जाए तो ये रामकृष्ण मिशन जो चलाए थे दोस्तों, ये चलाए थे आपके सी का चला जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद के साथ। और अलीगढ़ आंदोलन जो था दोस्तों, सर सैयद अहमद खां जो है कि इसका नेतृत्व किए थे और अलीगढ़ आंदोलन के रूप में इनको जाना जाता है, सर सैयद अहमद खां को। तो इसका आप देख सकते हैं 1 का 4 और 1 का 4 केवल इसी में है दोस्तों, डी वाले में। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? देखिए जो 17 नंबर का बोल रहा है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन का दौरान था 1822 ईस्वी, ठीक है। 1822 ईस्वी में गंगा के जो दोआब क्षेत्र होते थे और पश्चिम के जो है कि प्रांत यानी यूपी, ठीक है, और पंजाब तथा मध्य भारत के कुछ भागों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था आई जिसे महलवाड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महलवाड़ी प्रथा, चाहे महलवाड़ी लागू की गई। और इसके अंदर जो माल गुजारी हुआ करता था दोस्तों, माल गुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांव के मुखिया के साथ किया गया, ठीक है। और वो यह सौंप दिया गया कि जो इनकी जिम्मेदारी होगी गांव के क्या होगी, मुखिया की होगी। तो ये कौन सी प्रथा हो जाएगी? महलवाड़ी प्रथा हो जाएगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः पराजित किया था? तो ये अंग्रेजी जो सेना थी दोस्तों, आयरकूट का नेतृत्व कर रहे थे वांडीवास के युद्ध में 1760, ठीक है। 1760 में जो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है वांडीवास का युद्ध, और उसी समय अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूर्णतः रूप से पराजित किया था। तो वांडीवास का युद्ध हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे चलते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया था। तो देखिए इसमें क्या हुआ था 19 वाले में दोस्तों, जब सहायक संधि प्रणाली के तहत क्या हुआ था, इससे संधि करने वाले राज्य कोई स्वतंत्र सेना नहीं होगी। कहा था कि इससे जो संधि करेगा सहायक संधि से, उसकी स्वतंत्र सेना नहीं रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे, यानी कंपनी ही उनको क्या करेगी? सुरक्षा देगी। और जिसका खर्च जो कि कौन अदा करेगा? जो लोग इस सहायक संधि से अपना नीति बनाएंगे उनको जो है कि पूरे सिपाहियों का खर्च भी उन्हीं लोग को देना पड़ेगा। और वो लोग जो है दोस्तों अपनी सेना जो है खुद की नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और उनको जो है कि एक अंग्रेजी रेजिमेंट रखना होगा। तथा इस प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड बेलेजली ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड बेलेजली ने ही इसकी शुरुआत की थी। और वो समय था दोस्तों 1798 से 1805 ईस्वी का समय, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसमें जो है कि कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा इसको देख लेते हैं। तो 19 में अगर देखा जाए तो वे स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे, ये जो है कि इनको लिए मनाही थी। तो स्वतंत्र सैनिक वो लोग नहीं रखते थे, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसे रख रखाव का खर्चा भी उन्हें ही वहन करना था। देखिए तो ये जो है कि बी वाला आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी वाला आंसर मिल रहा है। तो यही जो है कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो है कि 20 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित या निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को नहीं कहा था? तो देखिए दोस्तों जो आरसी मजूमदार थे उन्होंने कहा था कि ये जो है कि न तो भारतीय का स्वतंत्रता संग्राम था, न तो ये प्रथम लड़ाई थी, न तो ये एक विद्रोह था। इस तरह की जो संज्ञा दिए थे वो दिए थे आरसी मजूमदार, ठीक है। तो ये जो है कि आप देख सकते हैं और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों, इसको देखेंगे। तो सूर्य ग्रहण अगर बात किया जाए तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। देखिए पृथ्वी और सूर्य, अगर इसके बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा, इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है दोस्तों? आपका सूर्य ग्रहण लगता है। अब आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा होता है? तो मृत सागर का जल दोस्तों सर्वाधिक खारा होता है। इसके 1 लीटर में दोस्तों 300 ग्राम नमक निकलता है और ये जो है कि मृत सागर होता है, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों एशिया महाद्वीप है। रिएक्टर पैमाने से क्या मापते हैं? तो रिएक्टर पैमाने से दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापते हैं। अब आगे चलते हैं। चंबल नदी किन राज्यों से होकर जो है कि दोस्तों बहती है? तो चंबल नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों में होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
सुंदरबन डेल्टा दोस्तों कहाँ है? सुंदरबन जो डेल्टा है दोस्तों वो कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। दक्कन का पठार, गोदावरी, महानदी, किसके द्वारा जो है कि सुंदरबन का डेल्टा बनता है? तो सुंदरबन का डेल्टा दोस्तों अगर देखा जाए तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा से बना हुआ है और ये जो है कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का है और इससे जो मैंग्रोव वन जो है कि इसमें पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो भूरा कोयला की बात किया जाए तो ये जो इलिंगनाइट है इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। अब 28 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो वो पड़ा था दोस्तों गेहूं पर। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता दोस्तों डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे, स्वामीनाथन, ठीक है। और विश्व में अगर बोला जाए दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग थे, नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति का जाना जाता है दोस्तों वर्गीज कुरियन को, तो ये याद रखेंगे। अब 29 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डैम आपको देखने को मिलते हैं। K2 या गार्डविन आस्कटीन किस पर्वत श्रृंखला की जो स्थित है, चाहिए किसका भाग है? तो ये है दोस्तों काराकोरम में स्थित है ये K2 गार्डविन आस्कटीन, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरह के जो कि बस हम लोग प्रश्नों को देखते जाएं क्योंकि इस तरह के जो कि प्रश्न आपको मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया था? तो वे था दोस्तों आपका पॉवर्टी एंड अनब्रिस्टियस रूल। इन्होंने किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने। इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा की प्राकथन समिति की समयावधि कितनी होती है? तो एस्टिमेट जो होता है दोस्तों लोकसभा की प्राकथन समिति उसका जो कार्यकाल होता है चाहे उसकी जो समयावधि होती है वो होती है दोस्तों आपकी 1 वर्ष। निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश करने की शक्ति किसे है? उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को। तो देखिए जो नए राज्यों का प्रवेश करवाता है दोस्तों संसद के नियमानुसार होता है। संसद के सदन में जब पास होते हैं तब जो है कि नया एक राज्य बनता है और उसकी सीमा का निर्धारण होता है। अब आगे चलते हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वे GV मावलंकर थे। भारत के संविधान में उल्लिखित नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य 11 हैं दोस्तों। और भारत में संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से वंचित किया गया। तो वे दोस्तों संविधान का संशोधन आपका 44वां संविधान संशोधन में आपका क्या किया कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। अब आगे चलते हैं। भारत के एक गणतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि इसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यह कई राज्यों द्वारा संघशासित क्षेत्रों का यूनियन है। ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर दोस्तों अगर 37 की बात की जाए 37 जो है कि ये उसमें राज्याध्यक्ष निर्वाचित किए जाते हैं। ये जो है कि गणतंत्र का मूल परिभाषा होती है। त्रिशंकु संसद का तात्पर्य क्या है? त्रिशंकु का तात्पर्य है दोस्तों यहाँ पर संसद के किसी दल का बहुमत नहीं है, ठीक है। त्रिशंकु यानी 3 लोगों से मिला करके जो है कि बनाई गई है सरकार। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई? नरसिम्हन समिति, शिवानंद समिति, अभिजीत सेन समिति, चक्रवर्ती समिति। तो यहाँ 38, 39 का देखेंगे दोस्तों। 39 का जो एक शिवानंद समिति बनाई गई थी वो जो है नाबार्ड की स्थापना किया गया इसी के तर्ज पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है कि प्रश्न आपको कहीं ना कहीं जरूर जो है कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो है कि बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में और हूबहू ये प्रश्न ही आपके लिए फायदे करेंगे, ठीक है। 40 देखते हैं। जब मांग की रेखा सदैव आधार रेखा के समांतर रहती है तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच होगी, ठीक है। तो इस समय जो मांग की लोच होगी दोस्तों वो अनंत रहेगी। प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे शब्दों का प्रयोग किया था? तो वो थे आपके दोस्तों रेगनर फ्रिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 42 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं दोस्तों? अगर 42 का देखेंगे तो व्यापारिक बैंकों का खास सृजन क्षमता असीमित होना, नगद कोषायुक्त की कटौती का खास सृजन वृद्धि में सहायता करती है, बैंक दर खास नियंत्रण का एक उपकरण है, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि साख सृजन को सीमित करने में सहायक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्यापारिक बैंकों की साख सृजन क्षमता असीमित होती है। फिर देखेंगे दोस्तों किसान खास पत्रक योजना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये वित्तीय वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो किसान क्रेडिट योजना दोस्तों 1998 से 1999 के बीच में लागू की गई। एक मार्ग का संबंध क्या है दोस्तों? तो ये दोस्तों गुणवत्ता से संबंधित है और इसका आंसर जो है कि ए वाला सही हो जाएगा। अब देखते हैं 45। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध है?
तो सुंदरलाल बहुगुणा, बली अर्जन, चंडी प्रसाद भट्ट, बाबा आमटे। तो अगर 45 जगह 45 में दोस्तों जो सुंदरलाल बहुगुणा थे और ये जो है कि जंगल बचाओ अभियान से संबंधित है दोस्तों, और उत्तराखंड में चमोली में जब वन काटे जा रहे थे तो सुंदरलाल बहुगुणा वहाँ जो है कि मेन भूमिका में थे, और इन्हीं के नाम से दोस्तों वृक्ष मित्र जो है कि एक प्रकार का प्रसिद्ध पर्यावरण के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है। रेगिस्तानी ओक का नाम एक पेड़ जो कि पाया जाता है, देखिए रेगिस्तानी ओक जो होता है दोस्तों वो राजस्थान के रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। तो 46 का आंसर, सॉरी ये जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया ओक वृक्ष है। देखिए राजस्थान में जो पाया जाता है दोस्तों वो खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है, लेकिन ओक जो पाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। और इसके पेड़ से जो है कि जड़ों से पाइप लगा करके लोग वहाँ के पानी पीते हैं, वो है ऑस्ट्रेलियाई ओक वृक्ष, ठीक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो आर्सेनिक सबसे ज़्यादा दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा पानी जो है कि ज़्यादा प्रदूषित होता है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो कोयला दोस्तों पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ जो है कि दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक लाइक नहीं है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कोंकण रेलवे का विस्तार है। कोंकण जो रेलवे है दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई से गोवा तक है, रत्नागिरी से गोवा तक, सूरत से मंगलुरु तक। तो वो है दोस्तों आपका रोहा से मंगलुरु तक। रोहा से मंगलुरु तक का जो आपका पूरा रेल की व्यवस्था है उसे हम लोग कोंकण रेलवे के नाम से जाने जाते हैं। और 50 में निम्नलिखित में से पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में लोकप्रिय कौन था? ठीक है, तो इसमें अगर बात किया जाए तो बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव माधवराव वन, बालाजी बाजीराव। तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बालाजी बाजीराव जो है वो नाना साहिब से के रूप में बहुत लोकप्रिय थे, ठीक है। तो इसका जो है कि आंसर 50 का आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला जो है कि स्लाइड पे। अब देखिए थाल घाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो थाल घाट दोस्तों पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली या विंध्याचल। तो अगर थाल घाट या भोर घाट की बात किया जाए दोस्तों तो ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? पश्चिमी घाट। और ये जो है कि आपका थाल घाट, भोर घाट ये सब किधर मिलते हैं? केरल वगैरह की तरफ। आपके पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, केरल इधर जो है कि सटे हुए हैं। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो योग दर्शन के संस्थापक के अगर बारे में बात की जाए तो ये पतंजलि थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज की बात की जाए तो ये है सी आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग है दोस्तों, एक जो है कि रामचंद्र पांडुरंग है। तो रामचंद्र जो पांडुरंग है दोस्तों उनको तात्या टोपे के नाम से जाना जाता है, तात्या टोपे के नाम से, याद रखेंगे, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग जो है दोस्तों वो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये जो है कि दोस्तों महात्मा गांधी जी का, ठीक है। सत्य के साथ एक मेरा प्रयोग वो किनका है? गांधी जी ने लिखा था। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर। तो सबसे जो है गहरा प्रशांत महासागर है। निम्नलिखित में से किसकी सबसे कम जनसंख्या? सिक्किम की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, नागालैंड की। तो ये सबसे दोस्तों कम जनसंख्या वो है सिक्किम की। दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 58 देखेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है? तो क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, सूचनाओं की चोरी, उपरोक्त में से सभी। जितने सारे हैं दोस्तों 58 में, ये सभी जो है कि किसके अंतर्गत आते हैं? साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म होगा दोस्तों यूनिवर्सल रिसोर्सेस लिंक, ठीक है। तो देखेंगे 59 का हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। इसका जो है कि यही आंसर हो जाएगा। मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? इजराइल की, रूस की, ईरान की और मिस्र की। तो ये जो मोसाद है दोस्तों वो है आपका इजराइल की संस्था है, ठीक है। इजराइल की एक जो है कि गुप्तचर संस्था जिसे सीबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं अपने यहाँ, उसी प्रकार जो है कि मोसाद एक गुप्तचर है कहाँ की? इजराइल की। खाली स्थान के कारण फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। तो देखिए घर्षण बल के कारण जो है कि कोई भी वस्तु अगर आप छोड़ते हैं तो घर्षण कारण जो है कि वो रुक जाती है, क्योंकि घर्षण जो है कि गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है लंबवत परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, वास्तविक, बड़ा प्रतिबिंब। तो देखिए जो समतल दर्पण है दोस्तों उससे क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। हमारा दाहिना भाग बायां, बायां भाग दाहिना दिखने लगता है। कभी जो है कि आप अपने इमेज में देखे होंगे कि आप बाल झाड़ेंगे दूसरे तरफ तो लगता है कि दूसरे तरफ आपका बाल संवर रहा है, ठीक है।
तो इस तरह के जो है कि आंसर विज्ञान से आपको देखने को इस तरह के सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है, अब चलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का वेग 10 इकाई से बढ़कर 25 इकाई हो जाता है तो इस पर कार्यरत बल होगा। तो देखिए इकाई बढ़ रहा है, वस्तु का संवेग तो 10 से 25 हो रहा है। ठीक है, और उसमें टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, 5 सेकंड लग रहा है। तो इसको दोस्तों कैसे लगाएंगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे डेल पी निकालेंगे, क्योंकि संवेग परिवर्तन हो रहा है, तो सबसे पहले वो निकालेंगे। तो 25 में से 10 घटा देंगे, कितना 15 इकाई निकल जाएगा। ठीक है, अब समय कितना लग रहा है, डेल टी दोस्तों 5 सेकंड लग रहा है। अगर एफ निकाला जाए तो हो जाएगा पी अपान टी, यानी 15/5 यानी 3 इकाई, कितना 3 इकाई आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं, निम्नलिखित में से एक अदिश मात्रा नहीं है, एक सदिश मात्रा नहीं यानी अदिश होगा। ठीक है, विस्थापन, गति, बलागुण, टार्क और आवेग। तो इसको देखेंगे तो अगर 64 में देखा जाएगा दोस्तों, आवेग होता है, विस्थापन होता है, बल। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है दोस्तों। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो विस्थापन एक होती है सदिश राशि। अगर वेग की बात किया जाए तो वेग भी आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है। ठीक है, वेग भी आपका सदिश राशि होता है, गति भी आपकी सदिश राशि होती है और आवेग भी आपका सदिश राशि होता है। लेकिन बल आघूर्ण जो होता है दोस्तों टी, ठीक है, टाउ जिसे हम लोग कहते हैं, टाउ जो है कि आपका अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर गति की बात किया जाए तो गति जो है कि गति आपका अदिश राशि होता है। अब बेबी तो है बस हम इस तरह को जो कि याद करने के ट्रिक होते हैं। तो ये बल आघूर्ण भी, क्योंकि दोस्तों अगर बल आघूर्ण अगर हम लोग लगाते हैं टाउ, तो जिधर बल लगाते हैं उसी दिशा में वस्तु घूम जाती है। तो टार्क तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। आवेग भी आपका सदिश हो जाएगा, लेकिन गति जो है दोस्तों अदिश राशि होती है। अब 65 देखेंगे, लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, तो टॉमसन ने किया था दोस्तों। तो जे थॉमसन इसका हो जाएगा। CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, देखिए CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, धोने का सोडा के नाम से जानते हैं, बेकिंग सोडा, फिर बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये जो है कि कई प्रकार के यहाँ में आपको दिए गए हैं। तो लेकिन CaOCl2 है जो दोस्तों उसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने चिन्ह से दर्शाया गया जो सामान्य बल्ब का तंतु या फिलामेंट बनाने में काम आता है, तो Fe, An, फिर Ag, फिर W। ठीक है, तो 68 का देखेंगे, 68 का आपका हो जाएगा W से जो है कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और किसके बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन लगा होता है। ठीक है, तो वो W से प्रदर्शित करते हैं। थैलोफाइट के अंतर्गत कौन से आते हैं, शैवाल, कवक, जीवाणु, ये सभी। तो 69 का आपका हो जाएगा, ये सभी आते हैं थैलोफाइट में। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है बायोप्सी, बायोस्कोपी, कार्डियोलॉजी, रेडियोग्राफी। इसमें जो किया जाता है देखो बायोप्सी किया जाता है अगर कैंसर के ऊतकों की जांच की जाती है तो। अब 71 देखेंगे, इनमें से कौन सा मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। मोलस्का की बात की जाए टिड्डा, बिच्छू, तितली, ऑक्टोपस। तो 71 का हो जाएगा दोस्तों ऑक्टोपस। ठीक है, जो लोग रेंगते हुए चलते हैं उसे मोलस्का प्राणी कहा जाता है। ठीक है, मिनी माता रोग एक तांत्रिक विकार है जो ग्रसित मछली खाने से होती है। तो पारे युक्त जो मछली है उसको खा लेते हैं तो ये मिनी माता रोग हो जाता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो हो जाएगा इसका दोस्तों। तो 73 का कौन सा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 74, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है, तो मलेरिया होता है दोस्तों। पौधे को कौन सा भाग केसर देता है, जड़े, तना, रंध्र, पंखुड़ियाँ। तो केसर जो हमसे प्राप्त होता है दोस्तों वो रंध्र यानी स्टिग्मा जो होता है उसी से हमको प्राप्त होता है केसर। अब आगे चलेंगे, 5 प्रश्न और हैं उसको देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने के विकल्प चुना, मालवा, विकास, हाथी। तो अगर 76 की बात किया जाए तो जो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। ठीक है, इनमें से किसी का जो है उन्होंने विरोध नहीं किया था। अब यहाँ देखेंगे, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो अगर 77 की बात करें तो बिहार जो है झारखंड से सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी,
रविंद्र पाठक, बतक मियाँ, हामिद अंसारी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो ये स्वामी विद्यानंद जो थे बतक मियाँ जो थे दोस्तों, वो सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की उन्होंने जान बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो देखिए, असहयोग जो आंदोलन हुआ था, और असहयोग आंदोलन को दोस्तों 4 फरवरी 1922 में जो चौरी चौरा कांड हो गया था, उसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने इसे रद्द कर दिया था और इसको स्थगित कर दिए थे। और उसके दौरान बिहार में जो हुआ था दोस्तों, उसका स्वामी विद्यानंद जो थे वही दोस्तों क्या किए थे, वहाँ की अगुवाई की थे। और आज का जो कि लास्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के कारण उन्होंने क्या कर दिया था, 1938 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी। 80 प्रश्न जो कि आपके कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर जो है कि एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप यहाँ तक देखें वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।